यूपीएससी कलेक्टर की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। आप देख सकते हो ये जो प्रश्न है ये यूपीएससी का जो मेंस का एग्ज़ाम है उसका जो सामान्य अध्ययन जीएस का पेपर 1 है 2025 की परीक्षा में पूछा गया है। और हम यहाँ पर समझने वाले हैं कि ये जो प्रश्न है ये सिलेबस के किस टॉपिक से पूछा गया है और इसका सही उत्तर क्या है और हम यूपीएससी का मेंस की तैयारी हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो प्रश्न है हमारा, समकालीन विश्व के लिए फ्रांसीसी क्रांति की निरंतर प्रासंगिकता है, स्पष्ट कीजिए। 250 शब्द। ये मेंस का जीएस पेपर 1 2025 का जो प्रश्न था मेंस यूपीएससी उसमें पूछा गया है भाई। इसका हम पूरा यहाँ विस्तार से समझने वाले हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो प्रश्न का विवरण। प्रश्न जो है दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो प्रश्न यूपीएससी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा मेंस है ना से पूछा गया है। और किस विषय का प्रश्न है ये? सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 जनरल स्टडीज़ का पेपर 1 में पूछा गया है। अब इसका किस पाठ्यक्रम और किस टॉपिक से उठाया गया है? ये जो प्रश्न है विश्व इतिहास मतलब कि वर्ल्ड हिस्ट्री, फ्रांसीसी क्रांति मतलब दुनिया के इतिहास के अंतर्गत 18वीं सदी की घटना है ना। ये जो पेपर है इसके सिलेबस का टॉपिक है 18वीं सदी की घटना, फ्रांसीसी क्रांति वाले भाग से पूछा गया है ये वाला प्रश्न। ठीक है, अब प्रश्न क्या है आप यहाँ पर समझ सकते हो। प्रश्न है समकालीन विश्व के लिए फ्रांसीसी क्रांति की निरंतर प्रासंगिकता है, स्पष्ट कीजिए। समकालीन विश्व का मतलब जो होता है कि जो पूरी दुनिया है उस पूरी दुनिया में फ्रांस नाम का देश है, यहाँ पर एक क्रांति हुई उसका नाम था फ्रांसीसी क्रांति है ना। तो इस फ्रांस में हुई क्रांति का पूरे दुनिया भर में क्यों प्रासंगिकता है? क्रांति तो फ्रांस में हुई थी, फिर दुनिया भर के लोग क्यों खुशी मना रहे हैं इसके बारे में 250 शब्द में लिखना है। ठीक है ना भाई। तो भाई यूपीएससी के हिसाब से इसको हम समझने वाले हैं। देखो भाई जो फ्रांस, देखो पूरी दुनिया में ना पहले राजा महाराजा लोग का शासन चला करता था और राजा महाराजा लोग अपने हिसाब से भाई क्या करते थे, नियम कानून बनाते थे। लेकिन फ्रांस में क्रांति हुई और फ्रांस में राजा महाराजा को हटा करके जनता का शासन लेकर के आया गया, लोकतंत्र की स्थापना हुई और उसी से पूरे दुनिया भर में लोकतंत्र कायम हुआ। ठीक है ना, इसलिए इसकी इतनी उपयोगिता है। अब इसका हम सटीक उत्तर यहाँ पर हम समझने वाले और देखने वाले हैं। भूमिका देखो 1789 में फ्रांस में क्रांति हुई। फ्रांस में क्रांति कभी 1789 में हुई। केवल फ्रांस के इतिहास की घटना नहीं थी, ये सिर्फ फ्रांस के लिए काम की नहीं थी बल्कि पूरे दुनिया भर के पूरे विश्व की राजनीति और सामाजिक संरचना की नींव रखी। आज भारत देश में चुनाव हो रहा है, आज राजा महाराजा नहीं है, लोकतंत्र की स्थापना हुई है, हर देश में आज चुनाव हो रहा है। ये किसकी देन है? ये फ्रांस में हुई क्रांति की देन है भाई, देख सकते हो। जब फ्रांस में क्रांति हुई तो उसके द्वारा स्वतंत्रता, अब कोई राजा महाराजा गुलाम नहीं रहेगा, हर इंसान स्वतंत्र रहेगा, समानता, हर व्यक्ति को बराबरी का अधिकार मिलेगा और बंधुत्व मतलब कि सभी लोग भाईचारों की ज़िंदगी जिएंगे कि आदर्श दुनिया भर के लोकतांत्रिक देशों के संविधान और वैश्विक मानवाधिकार मतलब पूरी दुनिया भर में मानव को अधिकार दिया गया कि कोई गुलाम नहीं रहेगा। ठीक है ना, सबको स्वतंत्रता का अधिकार रहेगा और मनुष्य को कोई गुलाम नहीं बना सकता का आधार है। इसके बाद अब देखो समकालीन विश्व में प्रासंगिकता इसकी क्यों है, इसके मुख्य बिंदु क्या है आप देख सकते हो। पहला लोकतांत्रिक मूल्य है ना। तो फ्रांस में क्रांति होने के बाद क्या हुआ, फ्रांस की जनता ने वहाँ के राजा लुई 16वें को मार दिया। तो फ्रांस में क्रांति होने से क्या हुआ, राजशाही शासन समाप्त हो गया और लोकतंत्र की स्थापना की गई कि भैया कोई राजा महाराजा नहीं रहेगा, अब जनता चुनाव लड़ेगी और चुनाव लड़ करके वोट डालेगी। ठीक है ना, और जनता अपना राजा खुद चुनेगी। आज दुनिया के अधिकांश देशों में हुई चुनी हुई सरकार का मॉडल इसी क्रांति की देन है, फ्रांस की क्रांति के आधार पर। दूसरा देख सकते हो मानवाधिकार की घोषणा 1789 में अपनाई गई मनुष्य और नागरिक के अधिकार की घोषणा की गई कि हर मनुष्य के कुछ जन्म सिद्ध अधिकार रहेंगे है ना। इसे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणा पत्र का मूल आधार है। अभिव्यक्ति की आज़ादी, हर व्यक्ति को बोलने की आज़ादी रहेगी और कानून के सामने समानता कि हर व्यक्ति को कानून के सामने समानता का अधिकार यहीं से उभरे हैं। अगला देख सकते हो, अगला टॉपिक यहाँ पर है धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है कि हर धर्म बराबर रहेगा। ठीक है ना, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। क्रांति ने राज्य और चर्च धर्म को अलग करने की शुरुआत की है ना, कि भैया राज्य अलग रहेगा और धर्म अलग रहेगा। राज्य के अंदर बहुत सारे धर्म हो सकते हैं।
वर्तमान में भारत जैसे विविध देशों में धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है ना से अस्तित्व के लिए अनिवार्य है, ठीक है ना, कि देश के अंदर सभी धर्म सुरक्षित रहेंगे। अगला देख सकते हो राष्ट्रवाद का उदय, ठीक है ना। पहले के ज़माने में राजा महाराजा लोग होते थे तो देश के लोगों के अंदर राष्ट्र के प्रति प्रेम नहीं होता था, लेकिन अब क्या है कि अब एक राष्ट्र के प्रति प्रेम और पहचान की भावना पैदा हुई है कि हमारा भारत देश है। आज के आधुनिक राष्ट्र राज्यों की अवधारणा इसी से प्रेरित है। अगला सामाजिक न्याय और साम्यवाद की जड़ें। सामंतवाद सामंतवाद का मतलब होता था कि पहले एक सामंत होता था और वह जनता के ऊपर जुर्म करता था और जनता के ऊपर परेशान करता था, तो उसका अंत किया गया। और संसाधनों का समान वितरण, मतलब कि अब संसाधन हर व्यक्ति को समान रूप से बराबर बराबर बांटे जाएंगे। भविष्य में समाजवादी और कल्याणकारी राज्य के विचारों का जन्म दिया फ्रांस की क्रांति के द्वारा ना। तो कुल मिलाकर देख सकते हो निष्कर्षतः फ्रांसीसी क्रांति ने निरंकुशता को चुनौती देकर व्यक्ति की गरिमा को सर्वोपरि बनाया कि भैया अब राजा महाराजा नहीं, हर व्यक्ति की गरिमा होगी। चाहे जलवायु परिवर्तन के खिलाफ वैश्विक आंदोलन हो या नागरिक अधिकारों के लिए प्रदर्शन हो, इस क्रांति की गूंज अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने के रूप में हमें सुनाई देती है। फ्रांसीसी क्रांति, राजा महाराजा लोग बहुत अन्याय करते थे तो उन लोगों ने राजा महाराजा को मार दिया और क्रांति करके एक लोकतंत्र की स्थापना की भाई, तो बहुत सही काम था। ये आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितने कि 2 सदी पहले था, ठीक है ना भाई। अब ये टॉपिक जो प्रश्न जो पूछा जा चुका है, अब इसके लिए भाई हम इस टॉपिक को हम कौन सी किताब से कवर कर सकते हैं भाई, क्योंकि आईएमपी प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो कक्षा 9वीं की एनसीईआरटी है ना, कक्षा 9वीं की एनसीईआरटी भारत और समकालीन विश्व 1 है ना, इसका पहला अध्याय है फ्रांसीसी क्रांति है ना, इससे आप बारीकी से समझ सकते हो है ना। दूसरा टॉपिक देख सकते हो विश्व इतिहास, अर्जुन देव के द्वारा लिखी गई किताब विश्व इतिहास। ये यूपीएससी के लिए बहुत मानक और सरल भाषा में लिखी हुई किताब है। तीसरा देख सकते हो आधुनिक विश्व का इतिहास, जैन और माथुर है ना। अगर विस्तार और बारीकी समझना चाहते हो तो जैन और माथुर की किताब से भी आप पढ़ सकते हो, नहीं तो ये 2 किताब इसके लिए सफिशियंट है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए।